वो तो एक बना देगी, किसी ने बनने की तो स्टार्ट कर देंगे अभी, वापस स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा एडमिट करती होंगी, मैं समझाती भी चलती हूँ अभी सबको। निर्मला चौधरी, निकिता शर्मा। हाँ बेटा, मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग बेटा, है ना। हाँ बेटा, मैं बता रही थी पादप अनुक्रमण की वह प्रक्रिया जो अति शुष्क या मरुस्थली आवासों में संपन्न होती है, उसे मरुक्रमक या शुष्कता आरंभी अनुक्रमण जिरार्क कहते हैं। तो आवास स्थली के अनुसार मरुक्रमक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे शुष्क परिस्थितियों में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानों पर या शिलाखंडों पर वाला पादप अनुक्रमण को शैल अनुक्रमण कहा जाता है। तो अपन अब बात करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, जो कि क्वेश्चन भी आता है। तो किसी भी पहाड़ी स्थान पर अति शुष्क अवस्थाओं में बड़ी बड़ी चट्टानों सहज ही दृष्टिगोचर होती हैं। मतलब अपन को बड़ी बड़ी चट्टानें, मतलब रॉक्स, बेयर रॉक्स दिखाई देने लगते हैं। ये चट्टानें जड़ युक्त पौधों में, या ये चट्टानें, एक मिनट इंदिरा को एडमिट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप लिथोस्फीयर की बात करो, किसी भी पहाड़ी स्थान पर अति शुष्क अवस्थाओं में बड़ी बड़ी चट्टानें सहजी दृष्टिगोचर होती हैं। ये चट्टानें जड़ युक्त पौधों के उगने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त होती हैं। इसी प्रकार के चट्टानी क्षेत्रों में पादप अनुक्रमण की कुछ निम्न अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था है एल्गी एंड क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। तो अपन इसकी बात करते हैं। तो चट्टानी क्षेत्रों या शिलाखंडों पर पड़ने वाला सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण इनके तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही इनकी जल धारण क्षमता भी लगभग नहीं के बराबर होती है। तो जब शिलाखंडों पर तेज सूर्य का प्रकाश पड़ता है और इनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है, तो इसके परिणाम पूर्णतया क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार जल एवं पोषक तत्वों के अभाव में ये परिस्थितियां किसी भी प्रकार की वनस्पति के उगने के लिए पूर्ण होती हैं। अतः जिन प्रजातियों में इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है, वही इन स्थानों पर पायोनियर प्लांट्स, पुरोगामी पौधों के रूप में उग सकते हैं। तो कौन कौन से पुरोगामी पौधे हैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो पुरोगामी पौधे हैं राइजोकार्पन, राइनोडीना एवं लेकेनोरा इत्यादि। तो लेकेनोरा है। अब ये पुरोगामी पौधे या समुदाय के रूप में उगकर पादप अनुक्रमण को प्रारंभ करती हैं। तो इन पुरोगामी प्रजातियों में सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को सफलतापूर्वक सहन करने के साथ ही वायु से जल वाष्प को अवशोषित करने एवं चट्टानों से चिपककर उगने एवं वृद्धि करने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। मतलब अभूतपूर्व क्षमता होती है। अनेक नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि साइटोनीमा म्यूसिलेज युक्त आवरण की सहायता से वायुमंडलीय नमी को सोखने में समर्थ होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में मतलब नील हरित शैवाल प्रजातियों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी क्षमता होती है। इसलिए
ये ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल किसी भी प्रकार के आवास में जीवित रहने में सफल होते हैं। इन शैवालों के पादप शरीर से कुछ कार्बनिक एसिड स्रावित होते हैं। हाँ बेटा, आप बोलो, कौन बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। धीरे धीरे बोलो बेटा, आप बोलो, कुछ है, बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। मैम, प्रेजेंट लगा दो। प्रेजेंट कौन बोल रहे हैं? ये मैम चंदा शर्मा। चंदा शर्मा लगा दी बेटा, सबकी लगाइए जो एडमिट करती आ रही हूँ ना बेटा, चंदा, ठीक है। अब मैम दोबारा बताओ ना। बेटा हाँ बोल रही हूँ, देखो क्या है, लिथोसियर के बारे में स्टार्ट किया है चंदा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो कि नील हरित प्रजातियां हैं, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है, और इसीलिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी किसी भी प्रकार के आवास में जीवित रहने में सफल होती है। इन शैवालों के पादप शरीर से कुछ कार्बनिक एसिड स्रावित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों की ऊपरी सतह का क्षरण होता है एवं खनिज कण चट्टानों से अपरदित होकर इनकी सतह पर एकत्रित होने लगते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ही वायु में उड़ते हुए लाइकेन बीजाणु या इनके पादप शरीर खंड अथवा सोरिडिया भी चट्टानों पर चिपके हुए शैवाल थैलेसों पर गिर जाते हैं तथा अंकुरित होकर एवं वृद्धि कर परपटी लाइकेन थैलेसो मतलब क्रस्टोस लाइकेन का विकास करते हैं। अब जब क्रस्टोस लाइकेन का विकास हो जाता है तो इस प्रकार लिथोसियर शैल क्रमक की प्रक्रिया में नील हरित शैवाल तथा परपटी में लाइकेन प्रजातियां पुरोगामी समुदाय के रूप में स्थापित हो जाती हैं। अब परपटी में लाइकेन्स के थैलस की वृद्धि बहुत ही धीमी होती है, लेकिन ये अत्यंत शुष्क अवस्थाओं को भी सहन करने में सक्षम होते हैं। तो परपटी में लाइकेन्स मतलब क्रस्टोस लाइकेन जैसे कि कोलिमा के थैलस में सहजीवी शैवाल घटक के रूप में नील हरित शैवाल ही पाए जाते हैं। वर्षा काल में ये लाइकेन्स स्पंज की भांति जल का अवशोषण तेजी से करती हैं और जल का अवशोषण करने पर ये तेजी से वृद्धि करती हैं। इन लाइकेन्स के थैलस से भी कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्लों का स्राव होता है। आगे चल के यह स्राव अधिक मात्रा में होता है। तो इसके अतिरिक्त श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन के अंतर्गत लाइकेन्स द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा निष्कासित होती है, जो जल के संयोग के साथ कार्बनिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो CO2 है जो कि लाइकेन्स द्वारा स्रावित की जाती है, वो जल के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड H2CO3 में परिवर्तित हो जाती है। तो लाइकेन्स प्रजातियों द्वारा इस प्रकार स्रावित कार्बनिक अम्लों द्वारा चट्टानों का क्षरण एवं अपघटन करने के कारण चट्टानों की सतह पर मृदा की एक पतली परत बन जाती है। इसके साथ ही अपघटन क्रिया के परिणाम स्वरूप चट्टानों की सतह भी खुरदरी हो जाती है। एल्गी एंड लाइकेन्स
के मृत शरीरों व अवशेषों से निर्मित ह्यूमस भी इस मृदा की पतली परत में मिल जाती है, जिसकी वजह से चट्टानों के ऊपर मौजूद मृदा की परत में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अब यह आवास शैवालों व लाइकेंस की पुरोगामी प्रजातियों के लिए उपयुक्त नहीं रह पाता और ये प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हैं। इनको क्रमक समुदाय की पर्नल लाइकेन प्रजातियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब अपन लेते हैं सेकेंड स्टेज, फोलियोज लाइकेंस स्टेज। हिंदी है पर्नल लाइकेन अवस्था। तो पुरोगामी समुदाय की परपटी लाइकेन प्रजातियों द्वारा मीन्स क्रस्टोज लाइकेंस स्पीसीज द्वारा चट्टानों पर निर्मित मृदा की पतली परत में कुछ मरुदभिदीय पर्नल या शूपिल लाइकेन प्रजातियां इस अवस्था में उगती हैं। इन फोलियोस लाइकेंस में डर्मेटोकार्पन, पार्मेलिया एवं अम्बिलिकेरिया के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लाइकेंस के पादप शरीर पर्नल या पत्ती नुमा होते हैं, जिसकी वजह से क्रस्टोज लाइकेंस इनकी छाया में ढक जाते हैं एवं पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश नहीं मिलने से धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो फोलियोज लाइकेंस मतलब पर्नल लाइकेनों के चौड़े पत्तीनुमा थैलस जल को सोखकर लंबी अवधि के लिए रोके रखते हैं। इसके साथ ही चट्टानों के लगातार क्षरण एवं अपघटन, मृत लाइकेन अवशेषों के संचय एवं हवा में उड़ते हुए मिट्टी के कणों के चट्टानों पर आ जाने से इन चट्टानों पर मृदा की एक मोटी तह बन जाती है। यहाँ पर्नल लाइकेन थैलस मतलब फोलियोज लाइकेन थैलस भी कार्बनिक अम्लों का स्राव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों के क्षरण एवं अपघटन की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। धीरे धीरे इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों व पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाने तथा इसकी जल धारण क्षमता में और अधिक वृद्धि हो जाने के कारण यह स्थान पर्नल लाइकेन प्रजातियों के आवास के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता। ये लाइकेन प्रजातियां भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है। तो तीसरा आएगा मॉस स्टेज। तो अपन क्या देख रहे हैं बेटा, लिथोस्फीयर की अवस्थाएं देख रहे हैं। अब तीसरा मैं बताऊंगी मॉस स्टेज, मॉस अवस्था। तो फोलियोज लाइकेंस द्वारा चट्टानों पर मृदा के आवरण की मोटाई बढ़ जाने एवं इसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाने से कुछ मरुस्थलीय मॉस प्रजातियां जैसे कि पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, ग्रीमिया एवं टॉर्ट्यूला इस प्रकार के आवासों को अपने जीवन यापन के लिए उपयुक्त पाती है। ये प्रजातियां यहाँ उगकर फोलियोस लाइकेंस पर्नल लाइकेनों को प्रतिस्थापित कर देती हैं। इन मॉस पादप शरीरों के आधारीय भाग पर उपस्थित मूलाभास चट्टानों पर उपस्थित मृदा की परत से खनिज पोषक तत्वों एवं जल का अवशोषण करते हैं। कुछ मॉस प्रजातियां
अम्लीय माध्यम द्वारा खनिज तत्वों के निर्माण में सहायता करती हैं। यहाँ मोस पादप समूह या समुच्चय के रूप में उगकर चट्टानों की परत पर हरे कालीन के बिछे होने का आभास कराते हैं। इस पादप समूह द्वारा हवा में उड़ते हुए धूल के कणों को रोककर मृदा की मात्रा में बढ़ोतरी की जाती है। मोस पादपों की उत्पादकता मोस पौधों या पादपों की उत्पादकता पूर्व में उगने वाली लाइकेन प्रजातियों की तुलना में अत्यधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल मृदा में कार्बनिक व खनिज पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है, बल्कि इनकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार मृदा की सतह की मोटाई में और अधिक वृद्धि हो जाने के कारण यह आवास मोस प्रजातियों के जीवन यापन हेतु उपयुक्त नहीं रह पाता तथा ये धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हैं। अब मैं बताती हूँ फोर्थ स्टेज, हर्बेशियस स्टेज, जिसे कि शाक अवस्था कहते हैं। तो चट्टानों के ऊपर मृदा के आवरण की मोटाई में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से मृदा की जल धारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि होती है। इस मृदा से मोस प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, केवल इनके मृत पादप शरीर ही मिलते हैं। इस परिस्थिति में ऐसी चट्टानी आवास स्थल पर पहले 1 वर्षीय तथा द्विवर्षीय एवं बाद में बहुवर्षीय शाकीय पादप उगने एवं वृद्धि करने लगते हैं। तो कौन कौन से शाकीय पादप हैं? जैसे कि एरिस्टिडा, स्पोरोबोलस एवं फेस्ट्यूका नामक घास प्रजातियां एवं ट्राइडेक्स एंड जस्टिसिया नामक शाकीय पौधे व इसके साथ ही लाइकोपोडियम चट्टानों के ऊपर मृदा के आवरण की मोटाई में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से वृद्धि होती है। क्या बताया? बेटा आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? चट्टानों के ऊपर मृदा के आवरण की मोटाई में पर्याप्त वृद्धि। बेटा आवाज नहीं है, अनम्यूट करो, सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है, सबकी आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग में भी चली आएगी आवाज। इसको अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट, ठीक है ना। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? हर्बेशियस स्टेज की। तो चट्टानों के ऊपर मृदा के आवरण की मोटाई में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इस मृदा में मोस प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, केवल इनकी मृत पादप शरीर ही मिलते हैं। तो अपन ने अभी तो देखा था, ये वापस रिपीट किया है। इस परिस्थिति में ऐसे चट्टानी आवास स्थल पर 1 वर्षीय तथा द्विवर्षीय एवं बाद में बहुवर्षीय शाकीय पादप प्रजातियां उगने लगती हैं एवं वृद्धि करने लगती हैं। जैसे कि रिपीट कर रही हूँ, एरिस्टिडा, स्पोरोबोलस एंड फेस्ट्यूका नामक घास प्रजातियां एवं ट्राइडेक्स एंड जस्टिसिया नामक शाकीय पौधे, इसके साथ ही एडियंटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला एंड एक्टिनोपैरस इत्यादि टेरिडोफाइट पौधे पाए जाते हैं। तो सभी प्लांट स्पीसीज पादप प्रजातियों द्वारा चट्टानों के क्षरण की प्रक्रिया
को और अधिक तीव्र कर दिया जाता है। इसके कारण मृदा की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके साथ ही इनके मृत पादप शरीर एवं कार्बनिक अवशेषों की वजह से मृदा में ह्यूमस की मात्रा धीरे धीरे और अधिक हो जाती है। तो इस मृदा में अनेक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया एवं कवकों की बहुलता हो जाती है, जो एकत्रित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन प्रारंभ कर देते हैं। इन 1 वर्षीय या द्विवर्षीय घासों एवं शाकीय पौधों के समुदायों में आगे चलकर धीरे धीरे अन्य बड़े शाकीय पौधे एवं लंबी घासें जैसे कि हेट्रोपोगोन, थिमेडा, लेप्टिडिनिया एवं एडाटोडा आदि अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। इन बहुवर्षीय शाकीय पौधों के कारण इस क्षेत्र की शुष्कता में कमी आने लगती है। इसके साथ ही मृदा की मात्रा में निरंतर बढ़ोतरी होते जाने से जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप शुष्क शाकीय पौधे धीरे धीरे वन्य शूपिल झाड़ी प्रकृति वाले पादप समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगी 5th स्टेज, श्रब स्टेज, शुष्क अवस्था के बारे में। तो अब इन चट्टानी आवास स्थलों में मृदा की मोटी सतह बन जाने से बहुवर्षीय शाक धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। इनके स्थान पर इस अवस्था में धीरे धीरे मरुद्भिद शुष्क प्रजातियां जैसे कि जिजीपस मेटेनस, कैपेरिस, रस आरएचयूएस एवं यूफोर्बिया एवं फाइटोकार्पस इत्यादि प्रजातियां दृष्टिगोचर होने लगती हैं। तो इन श्रब्स की छाया के कारण पूर्ववर्ती शाकीय पौधों को पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए ये भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हैं। इन शुष्कीय प्रजातियों श्रब स्पीसीज की जड़ें सबल तथा अधिक गहराई वाली होती हैं, जो चट्टानों की दरारों में घुसकर उनको गहराई तक भेदकर इनका और अधिक विघटन करती है। इसके अतिरिक्त इन झाड़ियों के मृत पादप भाग जैसे गिरी हुई पत्तियां, टहनियां व शाखाओं के अपघटन द्वारा मृदा में ह्यूमस का निर्माण और भी अधिक मात्रा में होता है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरता में भी बढ़ोतरी होती है। झाड़ियों की उपस्थिति के कारण व उनकी छाया जमीन पर पड़ने से भूमि की सतह से जल का वाष्पन कम हो जाता है, पवन का वेग भी धीमा हो जाता है एवं वायुमंडलीय आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। तो उपर्युक्त सभी परिस्थितियां पूर्व में उगने वाले शुष्कीय पौधों के लिए अनुपयुक्त एवं वृक्ष प्रजातियों के उगने के लिए अनुकूल होती हैं। अब मैं बात करती हूँ क्लाइमैक्स फॉरेस्ट की, जो कि लिथोस्फीयर का लास्ट स्टेज है, चरम वन। तो जैसे जैसे आवास स्थली की मृदा एवं वातावरण में बदलाव आने लगता है, तो शुष्क अवस्था में ही झाड़ियों के बीच अनेक मरुद्भिदीय वृक्ष प्रजातियां
जैसे कि सेल्वेडोरा, एकेसिया, टैमेरिक्स एवं प्रोसोपिस इत्यादि उगने लगती हैं एवं वृद्धि करने लगती हैं। इस वनस्पति की छाया में धीरे धीरे शुष्क प्रजातियां विलुप्त होने लगती हैं। शुष्क अवस्था श्रब स्टेज की समाप्ति के साथ ही इस क्षेत्र में मैम, समुदाय दिखाई हेलो मैम, देते हैं। प्रारंभ में हेलो मैम, वृक्ष प्रजातियां दिखाई देती हैं। मैम, हाँ बेटा, कौन बोल रहे हैं? बोलो मैम, बेटा। मैम क्लाइमेक्स फॉरेस्ट के एग्जांपल बताओ। क्लाइमेक्स फॉर इसका एग्जाम्पल है बेटा, जो वृक्ष आ जाते हैं ना इसमें, तो एक तो है सेल्वेडोरा, सेल्वेडोरा, एक है अकेशिया, एक है एग्जाम्पल टेमेरिक्स, इसके वृक्ष मिलते हैं ना बेटा, ट्रीज। प्रोसोपिस, इसको क्या आप खेजड़ी कहते हो ना, प्रोसोपिस, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना बेटा। अब शुभ अवस्था श्रब स्टेज की समाप्ति के साथ ही इस क्षेत्र में वृक्ष समुदाय दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इन वृक्षों द्वारा चट्टानों के अपघटन तथा ह्यूमस के संचय द्वारा मृदा की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके साथ ही जमीन में नमी की तथा वायु में आर्द्रता की भी बढ़ोतरी होती है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अन्य प्रकार के मीजोफाइट्स, मतलब समुद्भिद वृक्ष, जैसे कि नीम, नीम को क्या कहते हैं, मीलिया एजेडिरेक्टा, भी उगने लगते हैं। इन वृक्षों की छाया में विभिन्न प्रकार की छाया प्रिय पादप प्रजातियां बहुलता से उगकर चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, चरम वन अवस्था को परिपूर्ण कर देती है। तो इस प्रकार लिथोसियर शैल क्रमक की प्रक्रिया में चट्टाने या शिलाखंड जो पहले पूर्णतया वनस्पति विहीन थे, वह समय के साथ ही मृदा में परिवर्तित होकर वृक्ष समुदाय या चरम वन अवस्था ट्री कम्युनिटी और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो ये हो गई बेटा लिथोसियर की बात, और ये आपके कोर्स में जीरोसियर और लिथोसियर। और अब अपन लेते हैं कि जो प्लांट सक्सेशन है, मतलब पादप अनुक्रमण है, उसकी विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जो मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन। तो किसी भी क्षेत्र में संपन्न होने वाली अनुक्रमण प्रक्रिया के प्रमुख चरण कुछ निम्न प्रकार से हैं। पहला स्टेप है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब है अनाच्छादन। तो पेड़ पौधों से रहित क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया को न्यूडेशन कहते हैं। तो अनाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण विभिन्न परिघटनाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, मृदा अपरदन, मिट्टी का जमाव या आग द्वारा संभव हो सकता है। इन क्षेत्रों में अनाच्छादन न्यूडेशन होते ही पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सेकेंड स्टेप है इन्वेजन, जिसको कि आप आक्रमण कहते हो या अतिक्रमण कहते हो। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य दूरस्थ स्थानों से विभिन्न प्रकार के पौधे अनाच्छादित क्षेत्र में स्थानांतरित होकर सफलतापूर्वक इन आवासों में उग जाते हैं या बस जाते हैं। इसकी कुछ अवस्था है। पहला है माइग्रेशन, इसको कहते हो प्रवास या प्रवर्जन। तो स्थानांतरित होने वाले पौधों के प्रवर्धक अंग या प्रवधर्य, जैसे कि बीजाणु, सीड्स या कायिक संरचनाएं
अपने पैतृक आवास से, इससे अपने पैतृक आवास से अनाच्छादित क्षेत्रों में आगमन करते हैं। इन नए क्षेत्रों में पहुंचने के लिए इनको विभिन्न प्रकीर्णन माध्यमों जैसे वायु, जल, प्राणी एवं यहाँ तक कि मनुष्यों का भी सहयोग प्राप्त होता है। तो आक्रमणकारी पौधों के बीज या बीजाणुओं की प्रकीर्णन क्रिया विभिन्न कारकों जैसे वायु की दिशा, जल में लवणों की मात्रा द्वारा प्रभावित होती है। अब दूसरा स्टेप है एसेसिस और एस्टेब्लिशमेंट, स्थापन। तो प्रवर्जन मतलब माइग्रेशन के बाद नव आगंतुक पादप प्रजातियां अनाच्छादित क्षेत्रों की नवीन परिस्थितियों को या नवीन परिस्थितियों से समन्वय स्थापित कर लेती हैं। यह प्रक्रिया अस्थापन एसेसिस कहलाती है। तो प्रवर्जन के पश्चात नए आवास स्थल में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अधिकांश पौधे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो अपने आप को इन परिस्थितियों में समायोजित कर लेते हैं, उनके सीड्स अंकुरित होकर सफलतापूर्वक पौधों के रूप में वृद्धि करते हैं एवं प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों से नए आवास में सबसे पहले आने वाले नव आगंतुक पौधों को पायोनियर्स, पुरोगामी कहा जाता है। इनके समुदाय को पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। अब तीसरा मैं बताती हूँ एग्रीगेशन, हिंदी है समुच्चयन। तो पुरोगामी पादप प्रजातियां अस्थापन के पश्चात धीरे धीरे प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या या पॉपुलेशन में वृद्धि करती हैं। इनका एक समूह या समुच्चय के रूप में एकत्रीकरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को एग्रीगेशन कहते हैं। तो विभिन्न पौधों के समुच्चय छोटे या बड़े तथा एकल प्रजाति या एक से अधिक प्रजातियों के मिश्रण द्वारा निर्मित हो सकते हैं, लेकिन समुच्चय का आकार जितना बड़ा होगा तो उसी के अनुपात में प्रजाति विशेष का भी पादप समुदाय में उतना ही अधिक प्रभाव होगा। तीसरी अपन बात करते हैं कंपटीशन एंड कोएक्शन, प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया। पादप समूह के नई आवास स्थली में और अधिक विकसित हो जाने पर विभिन्न पादप प्रजातियों के सदस्यों के बीच स्पर्धा, कंपटीशन हो सकती है। उन परिस्थितियों में जब पौधे एक दूसरे के पास उगे हुए होते हैं तो ये विभिन्न प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इस चरण को सहक्रिया, कोएक्शन कहते हैं। तो पौधों के समुच्चयन, एग्रीगेशन के परिणाम स्वरूप इनमें स्थान, पोषक तत्वों, प्रकाश तथा वायु को प्राप्त करने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा होती है। यह प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच हो सकती है। इससे अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। और यह प्रतिस्पर्धा विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच हो सकती है। इसे इंटर स्पेसिफिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जो भी पादप सबल होते हैं तथा इस प्रतिस्पर्धा में सफल होते हैं, वही अंत में जीवित रह पाते हैं। बेटा वही अंत में
मैं वापस बोल रही हूँ, जो भी पादप सबल होते हैं तथा इस प्रतिस्पर्धा में सफल होते हैं, वे ही अंत में जीवित रह पाते हैं एवं धीरे धीरे प्रजनन द्वारा अपनी वंश वृद्धि करके समुदाय में प्रभावी हो जाते हैं। इसके विपरीत वे पौधे जो इस प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं हो पाते हैं, वे अपनी दुर्बलता के कारण या तो समुदाय से विलुप्त हो जाते हैं अथवा समुदाय से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब चौथी बात करती हूँ रिएक्शन की, प्रतिक्रिया की। तो जैसे जैसे पादपों के समूह एवं इनकी संख्या में वृद्धि अनुक्रमण क्रिया के दौरान बढ़ती जाती है, तो इन पौधों में आपसी स्पर्धा उत्पन्न होती है एवं बहुलता से उत्पन्न ये पौधे अपनी आवास स्थली के पर्यावरण को परिवर्तित करने लगते हैं। इसे प्रतिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो मृत पादप शरीरों एवं इनके अवशेषों के अपघटन द्वारा आवास स्थली की मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ ही जल तथा खनिज पदार्थों का संचय होने लगता है। दूसरी ओर वायुमंडलीय आर्द्रता भी बढ़ जाती है, जिससे तापमान में कमी आने लगती है। ये बदली हुई परिस्थिति पुरोगामी समुदाय के लिए प्रतिकूल या अनुपयोगी हो जाती है, तो इनको नए पादप समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। धीरे धीरे नई पादप प्रजातियां समुदाय में प्रविष्ट होने लगती हैं। लास्ट है क्लाइमैक्स और स्टेबलाइजेशन, चरम अवस्था। अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से अग्रसर होती हुई अनुक्रमण क्रिया धीरे धीरे अंतिम अवस्थाओं में पहुंच जाती है। अनुक्रमण की इस चरम अवस्था में पादप समुदाय और इस क्षेत्र की जलवायु के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है एवं अंत में यहाँ का पर्यावरण भी स्थायी हो जाता है। अनुक्रमण अवस्था में क्लास ओवर हो गई। पादप समुदाय की संरचना एवं संगठन में कोई विशेष बदलाव नहीं होता है, क्योंकि अब पादप समुदाय की विभिन्न प्रजातियों के टाइम हो गया एवं संयुक्त रूप से इनका पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अच्छा बेटा एंड कर देते हैं, ठीक है बेटा एंड कर देते हैं।